हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर हम कुछ और कंसेप्ट्स करने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया कि जो भी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है उसके थ्रू 98% ऑफ क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस के निकल जाएंगे। अब बाकी के 2% के ऊपर काम हो रहा है, जो कभी कभी ये चीज़ें देखने को आती हैं, या फिर ये मान लो कि कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर ज़्यादा भी देखने को आ सकते हैं। ये भी आपको सीखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये चीज़ है कि यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इसका मतलब क्या है। देखो ध्यान से एक बात समझने की कोशिश करना कि अब तक एग्जामिनर आपको क्या बता रहा था, एक बार वो देखते हैं जरा। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर यहाँ पर एक राइट एंगल है, आपको दिख रहा है। तो मान लो ये अपनी स्टैंडर्ड ट्रायंगल है 30, 60 और 90 वाली, और एक और मैंने आपको स्टैंडर्ड ट्रायंगल करवाई है 45, 45, 90 वाली। तो जब भी एग्जामिनर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको ये एंगल्स बता देता है कि ये 30, 60, 90 है, तो हमें क्या पता लगता है, किस चीज के बेस पर हम क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। हमें क्या पता लगता है कि अगर 30 के सामने वाली साइड की लेंथ 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाले की √3 यूनिट है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ 2 यूनिट है। तो कुल मिला के हमें ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो पता लग जाता है ना। सीधी सी बात है, वो आपको ट्रायंगल के एंगल्स बताता है। और हमें अगर ट्रायंगल के 2 एंगल्स पता लग जाएं, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लेंथ का रेशियो, की लंबाई का अनुपात हमें पता लग जाता है। तो इसी चीज को बताने का एक और तरीका है। इसी चीज को बताने का क्या तरीका है, मान लो ये जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल है इसमें 30, 60, 90 की ट्रायंगल ना हो, मान लो ये ट्रायंगल, और यहीं पर एग्जामिनर आपको बता दे कि भाई ये वाला एंगल है एक, सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, इस एंगल का जो टेंजेंट है वो 3/4 है। तो यहां पर एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने आपको राइट एंगल ट्रायंगल ABC की सारी साइड्स का रेशियो बता दिया। उसने पता है कैसे बता दिया, उसने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दिया। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है मेरे भाई परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपको एग्जैक्ट परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ नहीं पता लगी, और वो तो 30, 60, 90 की जो ट्रायंगल होती थी उनके क्वेश्चन में भी एग्जैक्ट लेंथ थोड़ी पता लगती है, हमें उनका रेशियो पता लगता है। तो यहां पर भी आपको इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पता लग गया। और जैसे ही आपको कोई भी 2 साइड्स का रेशियो पता लगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम तीसरी निकाल सकते हैं, या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट की नॉलेज यूज कर लेंगे। समझ में आ गई बात। तो कुल मिलाकर आपको ट्रायंगल की साइड्स की जो लंबाई है उसका रेशियो बता रहा है एग्जामिनर। तो यहां पर टेन थीटा 3/4 है, तो यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ अगर 3 है तो बेस की लेंथ 4 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 का हो जाएगा, 3, 4, 5 के पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से। तो समझ में आ गई। तो चाहे सिर्फ टेन थीटा नहीं, चाहे वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करे, टेन थीटा, कोट थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, कोई भी, वो आपको 2 साइड्स की लेंथ का रेशियो बताएगा। और उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से तीसरी साइड भी निकाल लेंगे, तो हमें तीनों साइड्स का रेशियो पता लग जाएगा जो अब तक पता लगता आ रहा था। तो एग्जामिनर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं चीजों को क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं जरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे बताने से पहले आप कोशिश करिएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आप ना कर पाओ, इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप कर सकते हो। इससे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट भी कर लिया पुराने कंसेप्ट लेक्चर के अंदर, तो मेरी जरूरत है नहीं वैसे इनमें है, लेकिन मेरे साथ साथ कुछ क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कुछ चीजें पता लगेंगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट बी पी। तो मान लो ये एक टावर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट पी, तो ये पी पॉइंट है। ऑन द ग्राउंड इज थीटा, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये थीटा है भाई, ठीक है। सच दैट टेन थीटा इज 12/5। तो यहां पर एग्जामिनर ने क्या बताया, एग्जामिनर ने बताया कि इस एंगल का टेंजेंट जो है, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है भाई, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर अगर 12 है तो बेस 5 है, परपेंडिकुलर 12 तो बेस 5, सिर्फ रेशियो में पता लगा। और अब ये राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 5, 12, 13, ये तो आपको याद ही होंगे। अगर भाई ये 5 और 12 है तो ये 13 होगा, 5, 12, 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर,
अब देखो, इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम, ये सारे एक्चुअल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में ले रहा हूँ, सारे एक्चुअल आए हुए, ठीक है, और लेटेस्ट एग्जाम के अंदर आए हुए ले रहा हूँ बिल्कुल। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 75, तो टावर के बेस से पॉइंट P का डिस्टेंस 75 है। तो अब तक हमें सिर्फ रेशियो पता लगा था, अब वो कोई ना कोई एक एक्चुअल साइड आपको बताएगा। तो यहाँ पे रेशियो में जो चीज़ 5 है, एक्चुअल में वो 75 है, यानी कि रेशियो की 15 गुना है रियलिटी, 5 इंटू 15 75। तो टावर की हाइट भी 12 की 15 गुना है, यानी कि 15 इंटू 12 180। क्लियर है। और यहाँ पर उसने आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, सो द आंसर इज ऑप्शन 4। तो क्लियर है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी इनके अंदर कैलकुलेशन नहीं है कोई खास, बस ये समझ आपको होनी चाहिए। कभी कभी वो क्या करता है कि एंगल को भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी, इसको भी एक क्वेश्चन के अंदर मिक्स इन्फॉर्मेशन के रूप में यूज कर लेता है। तो कोई चीज, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें ईजी हैं, एक बार ये करने की कोशिश करो। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन ग्राउंड इज 24। तो मान लो ये वर्टिकल पोल है और भाई इस साइड इसकी शेडो है, तो इसकी लेंथ जो है वो 24 है शेडो की, ठीक है भाई। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम, तो यहाँ पर मान लीजिए सन है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पर, दैट इज थीटा, ठीक है। सच दैट साइन थीटा इज 5/13, तो साइन थीटा जो है वो 5/13 है। साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर अगर 5 है तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट फिर से यूज कर लिया एग्जामिनर ने। और हमें एक बात पता है, हमें क्या बात पता है कि 5 12 13 इनकी साइड्स की लेंथ का रेशियो है। तो रेशियो में जो चीज़ 12 है, एक्चुअल में वो 24 है, मतलब रियलिटी रेशियो से 2 गुना है। तो एक्चुअल में टावर की लंबाई 5 दूनी 10, जो पोल की लंबाई है वो 10 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। मैं जस्ट आपको वार्म अप कर रहा हूँ, अदरवाइज ये कोई क्वेश्चन नहीं है करने के, एक्चुअल एग्जाम में आए हैं हालांकि, ठीक है। तो वार्म अप हो जाते हैं, एक बार ये क्वेश्चन और कर लो, फिर थोड़े से और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो भाई यहाँ पर उसने बताया है, ए लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट, ये एक वॉल है, ये एक दीवार है, और इसके अगेंस्ट एक लेडर लीन कर रही है, एक सीढ़ी इसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एंगल बनाती है ये लेडर वॉल के साथ, सच दैट उस एंगल का जो साइन है वो 12/13 है, सच दैट साइन ऑफ दैट एंगल इज 12/13। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 12 है, तो हाइपोटेन्यूज 13 है, ठीक है भाई। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट फिर से यूज हो गया, ये मैंने लेटेस्ट एग्जाम से उठाए, उसके अंदर पता नहीं इस ट्रिपलेट को बहुत ज्यादा यूज कर रखा है, और वैसे कोई भी हम कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने आपको बता रखे हैं। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 7.5 मीटर फ्रॉम द वॉल, तो देखो ये वॉल है, यहां से जो लैडर का फुट है, जो सीढ़ी का बेस है, सीढ़ी ऐसे लगी है ना दीवार पे, ये दीवार है, इस पे सीढ़ी लगी है, तो सीढ़ी का पैर ये रहा और दीवार ये रही। तो सीढ़ी के पैर, सीढ़ी के फुट का जो डिस्टेंस है दीवार से वो है 7.5 मीटर। तो मतलब एक्चुअल में ये लंबाई 7.5 मीटर है, लेकिन रेशियो के अंदर 5 है। तो बताओ कितने गुना हुई, ये सीधी सीधी दिख रही है कि भी 5 की 1.5 गुना है, 5 की 1.5 गुना है ये। तो यहां पर देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ लैडर टचेस द वॉल, जहां पर सीढ़ी का टॉप दीवार को टच करता है, इस पॉइंट की हाइट कितनी है ग्राउंड से, यानी कि 12 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो एक्चुअल चीज रेशियो से 1.5 गुना है, तो 12 का 1.5 गुना यानी कि 12 + 6 18। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। तो यहां पर 7.5 इसका 1.5 गुना दिख रहा था, अगर मान लो यहां पर 7.5 की जगह 7.7 होता तो आपको ये दिखता ही नहीं कि कितने गुना है, नहीं दिखता ना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि भाई मान लो ये आपको डायरेक्टली ना दिखे कितने गुना है, तो अपनी वो अंडरस्टैंडिंग यूज कर लो, यूनिटरी मेथड वाली अंडरस्टैंडिंग, कि भाई 5 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 7.5, तो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा 7.5/5, तो 12 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा 7.5/5 इंटू 12, ठीक है। और अगर यूनिटरी मेथड आपके दिमाग में ठीक से है तो मैं डायरेक्टली इतना लिख सकता हूँ ये कि भाई 7.5 5 यूनिट की जगह है, तो 12 यूनिट की जगह ये होगा। आप भी डेफिनेटली इसको लिख ही सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो। क्लियर है भाई। तो अब एक बार ये क्वेश्चन बताओ जरा, एट ए पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ ए मोन्यूमेंट, तो एक मोन्यूमेंट है हमारे पास, ठीक है।
the angle of elevation of the top of a monument is found to be such that its tangent is 1/5। तो किसी पॉइंट से इस मोन्यूमेंट का जो एंगल है, मान लो ये अल्फा है, तो tan अल्फा इज 1/5, उसका टेंजेंट 1/5 है इसका, मतलब कि tan अल्फा इज 1/5। तो भाई tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि परपेंडिकुलर अगर 1 है, सिर्फ रेशियो में पता लगा है, अगर ए से लेकर बी तक की लंबाई 1 है तो बी से लेकर सी तक की लंबाई 5 होगी। ठीक है, बाहर लिख लेते हैं इसको, ये लो, हमें इनका रेशियो पता लग गया यहां से यहां तक। अब आगे देखो, ऑन वॉकिंग 138 मीटर टुवार्ड्स द मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट की तरफ 138 मीटर चलने के बाद, तो मॉन्यूमेंट की तरफ 138 मीटर चले तो उसके बाद द सीकेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी दिस। तो मान लो मॉन्यूमेंट की तरफ 138 मीटर चल गए, यहां से लेकर यहां तक 138 मीटर चले, तो नया एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जो कि है बीटा, ये 138 मीटर भाई। तो यहां पर ये जो नया एंगल बना है बीटा, इस बीटा का जो सीकेंट है, यानी कि सीकेंट बीटा इस √193/12। तो देखो सीकेंट बीटा क्या होता है, कोस बीटा का उल्टा, यानी कि कोस थीटा का उल्टा, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हमें क्या है, ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है ना ABD, इसकी भी 2 साइड्स का रेशियो पता चला है। और आपने एक चीज सीखी है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमें A/B पता है और हमें B/C पता है, तो हम A/B/C निकाल सकते हैं। यानी कि हम करते क्या है, हम 2 रेशियोज को मर्ज करते हैं। तो वही समझ एग्जैक्टली उसी वे से नहीं करेंगे, उसी समझ को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं और कई जगह यूज भी करते हैं। ठीक है, तो अब देखो सीकेंट बीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो यानी कि इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो 193 यूनिट है, अगर है, सिर्फ रेशियो पता चला है, तो इसका जो बेस है वो 12 होगा। ठीक है, अब तो बेस 12 होगा, सिर्फ रेशियो पता चला है। तो क्या आप ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हो? डेफिनेटली निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसका स्क्वायर क्या होगा 193 माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा 144 एंड अंडर रूट। तो ये क्या हो गया भाई, 13 में से 4 गए 9 और यहाँ पर 18 में से 14 गए 4, √47 यानी कि √49 यानी कि 7, तो इसकी हाइट हो गई 7। क्लियर है मेरे भाई, हाइट 7 होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब हम मर्ज कर रहे हैं कि ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है, जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी तो हमें पता चला कि इसकी हाइट जो है वो 7 यूनिट है। 7 यूनिट, एक्चुअल में कितने पता नहीं। और जब बड़ी वाली ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दी तो उसकी हाइट जो है वो 1 यूनिट निकली। तो हमें करना क्या है, अगर हम इन दोनों चीज़ों को सेम कर दें तो इनके रेशियोज आपस में कंपेटिबल हो जाएंगे, सारे रेशियोज को हम एक बार में इकट्ठा यूज कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज तो दोनों रेशियोज के बीच में डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, ताकि ये दोनों सेम हो जाएं, मैं इस बाहर वाली इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हर एक लाल रंग के रेशियो को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यानी कि इसकी लंबाई 7 एकम 7, अगर 7 यूनिट है तो बेस की लंबाई कितनी थी, 1 की जगह 5 थी, तो 5 × 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 गुना कर रहे हैं ना, 35 हो जाएगी। तो ये 35 यूनिट हो गया, ये 12 यूनिट हो गया, और ये जो है देखो हमने दोनों रेशियोज को मर्ज कर लिया और ये 7 यूनिट हो गया। हाँ, एक और बात, इस 138 को मत गुणा कर देना × 7, ये कोई रेशियो के द्वारा आई हुई वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है 138 मीटर वॉक करने के बाद, तो ये एक्चुअल वैल्यू है, इसको मत 7 से गुणा कर देना। तो अब देखो भाई, ये जो डिस्टेंस है 35 यूनिट है पूरा, और ये जो डिस्टेंस है 12 यूनिट है यहां से यहां तक का। तो 35 में से 12 गए, ये वाला डिस्टेंस कितना बच जाएगा, ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा जी 35 में से 12 गए 23 यूनिट। ठीक है, 23 यूनिट, और 23 यूनिट जो चीज रेशियो में है उसकी एक्चुअल में वैल्यू 138 है, रियलिटी में कितने गुना है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, वो 6 गुना है, 23 × 138 पहाड़ा आना चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 गुना है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा क्या है, उसने पूछा है दी हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट इज, और मॉन्यूमेंट की हाइट कितनी है 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 7 का 6 गुना 42 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से करके देख लो, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो या तो एक बार वीडियो दोबारा देख लिया करो, या फिर क्या करो, मैं कहूंगा वीडियो दोबारा देखने की बजाय एक बार खुद ट्राई करो, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता लग चुकी होती है क्वेश्चन की, तो खुद थोड़ा सा टाइम दो उसके ऊपर। ठीक है, फिर भी ना आपने तो वीडियो देख ही सकते हो।
अब एक बार ये क्वेश्चन बताओ जरा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 12 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है भाई, ये 12 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, तो इससे भी ऊंचा एक टावर है, क्योंकि उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इससे वो 60 डिग्री है। ये लो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 12 मीटर हाई बिल्डिंग, 12 मीटर ऊंची बिल्डिंग से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज थीटा, और टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण ये थीटा है, सच दैट tan थीटा इज 3/4। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से, यहाँ पे उसने एक ट्रायंगल में दो ट्रायंगल दे दिए आपको, इनका एक बार नामकरण कर देते हैं, A B C D एंड E। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल दे दी, एक के अंदर एंगल दे दिया, एक के अंदर थीटा दे दिया, बात वही है, उसने दो साइड्स का रेशियो देना है जिससे हमें तीनों साइड्स का रेशियो पता लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो एंगल है इसका टेंजेंट, तो किसी भी एंगल का जब वो टेंजेंट देता है तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा उसने बताया है 3/4, तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, जिस भी एंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया जाता है वो एंगल हमेशा बेस पर कंसीडर किया जाता है, बेस पर, ठीक है। यानी कि अगर इसी ट्रायंगल को मैं ऐसे घुमा दूं, ऐसे खड़ा कर दूं और ये एंगल हो जाए थीटा, तो इसका मतलब ये नहीं है, देखना ध्यान से, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया क्योंकि इसके ऊपर टिकी हुई है, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते। जिस भी एंगल का, मेरी बात को समझिएगा यहां पर ध्यान से, जिस भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया है tan थीटा, तो ट्रायंगल को कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा ताकि ये जो एंगल है ये बेस पर आए, ये धरती पर टिके ऐसे लेटी हुई साइड पर आए, यानी कि इस ट्रायंगल के नीचे वाली साइड वो क्या होगी, वो बेस होगी, इस ट्रायंगल के सामने वाली साइड वो परपेंडिकुलर होगी। हमेशा ऐसा सोचकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए जाते हैं। तो यहां पर ये जो ट्रायंगल है EBC, इस ट्रायंगल में क्या है कि ट्रायंगल को उलट रखा है, समझ रहे हो, ये एक्चुअल में ऐसे बेस पर रखी हुई ट्रायंगल नहीं है। तो यहां पर ये जो एंगल थीटा है इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, ये वाली साइड ये वाली बेस होगी, ये तो हाइपोटेन्यूज है सबसे लंबी, बिकॉज ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है। तो समझ में आ गए परपेंडिकुलर और बेस क्या है, ये एंगल हमेशा बेस के ऊपर बना हुआ होता है। तो यहां पर अब एग्जामिनर ने क्या बताया था, एग्जामिनर ने बताया था कि भाई tan थीटा इज 3/4, तो परपेंडिकुलर 3 है, यानी कि इस वाली साइड की लेंथ अगर 3 है और बेस की लेंथ है 4, इस वाली साइड की लेंथ हो जाएगी 4, तो हमें इनका रेशियो पता लग गया। चलो भाई ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उसने क्या बताया है, आगे उसने हमें बताया है कि भाई यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, तो देखो अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये 30 डिग्री का होएगा, तो 30 के सामने वाली साइड अगर 4 यूनिट की है तो 60 के सामने वाली साइड कितने यूनिट की होगी, तो 60 के सामने वाली साइड होगी √3 टाइम्स 30 के सामने वाली के, तो ये हो जाएगी 4√3, ये वाली साइड हो गई जी 4√3। समझ में आ गई बात। तो हमें यहां से लेकर यहां तक की लेंथ पता चल गई, जी हाँ पता चल गई, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ पता चल गई 3 यूनिट, जी हाँ पता चल गई। और उसने पूछा क्या है, देखते हैं। उसने पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर है ये, टावर की हाइट क्या है, तो यानी कि अब ध्यान से देखो उसने इंफॉर्मेशन बताई क्या है, देखो जो बिल्डिंग की हाइट है वो 12 यूनिट है, ये चीज उसने बताई है, ठीक है, और उसने पूरे टावर की हाइट पूछी है, तो ये जो हाइट है ED एग्जैक्टली यही हाइट यहां पर होगी BC 3, तो यानी कि 3, जो चीज रेशियो में 3 है वो एक्चुअल में 12 है, तो रियलिटी जो है वो रेशियो की 4 गुना है, रियलिटी जो है वो रेशियो की 4 गुना है, जो चीज रेशियो में 3 है एक्चुअल में 12 है। तो हमें ये देखना पड़ेगा ये जो टावर है इसकी ऊंचाई कितनी है रेशियो के अंदर, तो ऊपर तो 4√3 है, नीचे 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, तो √3 की जगह पर 1.73 हमें यूज करना पड़ेगा। तो एक बार निकाल लेते हैं, 4 × 1.73, 4 × 12, 4 × 7 = 8, 17 × 4 = 68 और 92, 6.92 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई 6.92, इसके अंदर आप जोड़ लो 3, तो ये हो जाएगा 9.92। तो ये जो है ये टावर की लंबाई है रेशियो के अंदर अनुपात में। अगर आपको एक्चुअल में चाहिए तो × 4 कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 9 36 और 3 39.68, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो समझ में आ गई बात।
मैं तो बिल्कुल आराम से प्यार से समझा रहा हूँ, अदरवाइज कोई टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं है तो अभी मैं अभी तक करवा रहा हूँ। तो अब एक बार अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 120 मीटर हाई टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ ए पोल। तो एक 120 मीटर ऊंचा टावर है, ठीक है, और इन्होंने क्या बताया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ ए पोल। एक दूसरा पोल है, उसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका क्या मतलब है पता है, कि दूसरे वाला पोल छोटा है क्योंकि उसका टॉप भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये है जी 45, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ ए पोल इज थीटा, फुट ऑफ द पोल। तो यहां पर इस पोल के फुट का, इसके पैरों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो थीटा है। चलो ठीक है। सच दैट टेन थीटा इज 3/2। तो देखो टेन थीटा क्या होता है, यहां पर हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करते हैं, अब बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए हुए कि भाई आप कैसे करोगे। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 यूनिट है, यानी कि ये जो पूरी लाइन है ये 3 यूनिट है, ये पूरी यहां से लेकर यहां तक टेन थीटा है ना, परपेंडिकुलर और बेस, तो इसका जो बेस है वो हो जाएगा जी 2 यूनिट, ठीक है। और अगर इसका बेस 2 यूनिट हो गया, ध्यान से सुनिएगा, अगर बेस 2 यूनिट हो गया, ये वाली लाइन 2 यूनिट होगी, तो इसके एग्जैक्टली सामने ये वाली लाइन भी 2 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और ये 45 डिग्री वाली ट्रायंगल है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। मैं छोटी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो 45 के सामने अगर 2 है तो इस 45 के सामने भी 2 होएगा, तो यानी कि ये वाली साइड भी 2 यूनिट है। तो देखो ध्यान से, ये जो पूरी साइड है ये 3 यूनिट है, उसमें से ये वाली साइड 2 यूनिट है, तो बाकी यहां पर कितनी बचेगी, यहां पर 1 यूनिट बच जाएगी भाई, है। पिक्चर में ऐसा नहीं दिख रहा लेकिन कोई नहीं, एक्चुअल में ऐसा ही है, तो ये 1 यूनिट बच जाएगी। तो अब देखो, जो चीज रेशियो के अंदर 2 + 1 3 यूनिट है वो एक्चुअल में 120 है। तो एक्चुअल में रियलिटी में चीजें 40 गुना है, 3 × 40 = 120। तो अगर ये 1 है तो ये क्या होएगा, ये भी 1 होएगा, 1 के सामने 1 ही होएगा। क्लियर है। तो अब देखो कि अब उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। तो जो पोल की हाइट है वो 1 यूनिट है, तो जो चीज 3 है वो 20 है, जो चीज 120 है, जो चीज 1 होगी वो 40 होगी। एक्चुअल में चीजें 40 गुना है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना जरा, ये बताओ जरा। फ्रॉम द टॉप ऑफ a 75 meter high tower, the angle of depression of 2 points P and Q on the opposite side of the base of the tower on level ground is theta and phi। तो भाई एक अपना टावर है जिसकी हाइट है 75 मीटर और उसके दोनों साइड पर पॉइंट है, एक साइड पॉइंट P है और एक साइड पॉइंट Q है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इन दोनों पॉइंट्स के, इस टावर के टॉप से, एक तो है जी थीटा और एक है फाई। और यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बताया, एग्जामिनर ने बताया है टेन थीटा इज 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ध्यान से सुनिएगा, परपेंडिकुलर थीटा वाले में यहाँ पर परपेंडिकुलर 3 है और यहाँ पर बेस 4 है, और दूसरी जगह फाई वाले में 10 फाई, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अगर 3 है तो बेस जो है वो 8 है। तो हमने क्या करना है, देखो ये एक्चुअल आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहां पर हमने एक्चुअल में करना क्या था, ये करना था कि इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को दोनों को सेम करना था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों सेम है, ये भी 3 है ये भी 3 है। तो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ बता देता हूं, मान लो यहां पर ये होती 12, ये होती 8, तो आप क्या करते, आप इस वाली ट्रायंगल की दोनों चीजों को 4 गुना करते, 3 का 4 गुना 12 बनाते, 4 का 4 गुना 16 बनाते, ठीक है, ताकि ये भी 12 ये भी 12, बिकॉज सेम चीज की वैल्यू है ना, ये सेम लाइन की लेंथ है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया, भाई इनकी लेंथ अलग मिल सकती है और क्या होगा, यहां पर उसने सेम दे दी तो यहां पर उसने इसको भी 3 बता दिया, तो कोई नहीं, अगर उसने इसको भी 3 बता दिया, इस लेंथ की वैल्यू 3 है दोनों केसेस में, तो इन रेशियोज को हम इकट्ठे यूज कर सकते हैं। अगर ये 4 है तो ये 8 है, तो ये 3 है, मतलब कि रेशियोज को हम सारों को इकट्ठे यूज कर सकते हैं। तो अब तो हमें सब कुछ पता लग गया। जो ये टावर है, टावर की हाइट 3 यूनिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है 8 यूनिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। तो उसने आपको क्या बताया, उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पॉइंट पी और क्यू के बीच में कितना डिफरेंस है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 यूनिट, यानी कि 8 और 4 12 यूनिट का फर्क है, ठीक है। और ये जो 3 यूनिट जो इसकी हाइट है वो बराबर है 75 मीटर के, ये उसने बता रखा है।
कि 3 यूनिट की वैल्यू 75 है, यानी कि कितने गुना है, 25 गुना है रियल वैल्यू, तो इंटू 25, 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा जी, 300। तो 300 मीटर का गैप है पॉइंट पी और क्यू में, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है मेरे भाई। तो भाई एक तो ये चीज थी, उसके अलावा आपने जो आम क्वेश्चन है उनके अलावा बेसिक सी चीज थी। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, काफी रेयर है, काफी रेयर है, क्योंकि अब तक जो हमने स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स की हैं 30, 60, 90 और 45, 45, 90 की हैं, तो 15, 75 और 90 की जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल है ये बहुत बार यूज नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, 15 डिग्री, 75 डिग्री। और यहाँ से आपको एक और फ़ायदा होएगा, क्या फ़ायदा होएगा कि कभी भी आप नींद से उठ के भी साइन 15 डिग्री की वैल्यू बता सकते हो, कोस 15 डिग्री की वैल्यू बता सकते हो, टेन 15 डिग्री की वैल्यू, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन 75 डिग्री, कभी कभी इनकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाती है ना, साइन 45 की है, 45 नहीं 75 की, कोस 75 की, टेन 75 की, कोट 75 की, तो 15 डिग्री और 75 डिग्री आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इजीली आप ये चीज़ें बता दोगे। इससे एटलीस्ट ये आपको फायदा हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, जब भी ये इन चीज़ों की जरूरत होगी आप उनको यूज़ कर पाओगे रेडिली, निकालनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है। और कभी कभी ट्रिगोनोमेट्री में भी बहुत ही रेयरली इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ही। तो देखो यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल बनाई है 15, 75 और 90 की। तो जब भी जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल है मैंने आपको बताई है 30, 60 और 90, जब मैंने आपको स्टैंडर्ड ट्रायंगल बताई है तो मैंने आपको क्या बताया है कि भाई इनके सामने वाली जो साइड्स हैं उनका ये रेशियो है, तो एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है। तो और जैसे हमने इनको डिराइव किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से आप इनको भी डिराइव कर सकते हो। अगर आपको साइन 15 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 45 माइनस 30 डिग्री, साइन ए माइनस बी लगा कर आप ये निकाल सकते हो। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको साइन ए माइनस बी करवा रखा है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली रेशियो बता देता हूँ। तो देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर ये 3 एंगल्स हैं उस ट्रायंगल के, तो 15 डिग्री के सामने वाली साइड अगर √3 - 1 होगी, यहां पर सिर्फ आपको रेशियो पता लग रहा है, अगर इसकी लेंथ √3 - 1 होगी तो 75 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ होगी √3 + 1, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ होगी 2√2 यूनिट। ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको याद रखना है, √3 - 1, √3 + 1 और 2√2। और इसमें अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो कि भाई -1 कहाँ पर आएगा, +1 कहाँ पर आएगा, तो एक चीज मैंने आपको पहले बता रखी है कि लार्जर एंगल के सामने लार्जर साइड आती है, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड आती है, तो 75 डिग्री के सामने प्लस वाला आएगा एक्सप्रेशन, और 15 डिग्री के सामने नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है मेरे भाई। अब ये चीज आपने रटनी है, बिल्कुल रटनी है, क्लियर कट। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जब आपने ये चीज रट ली, इस चीज को रट लो, अब 5-6 बार लिख लो एक बार अलग अलग पेज पर बिना पिछले को देखें। तो अब अगर कोई आपसे ये पूछता है, एक और मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ कि भाई साइन 15 क्या है, तो साइन 15 हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, अगर किसी ने साइन 15 पूछा तो 15 के सामने वाला होगा ना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया √3 - 1 ओवर 2√2, हाइपोटेन्यूज होगा ये। तो साइन 15 की वैल्यू ये होती है। तो अगर आपने ये चीज़ याद कर ली तो देखो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, अलग से निकालनी नहीं पड़ेंगी। अगर किसी ने भाई कोस 15 की वैल्यू पूछ ली तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस हो गया √3 + 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2√2। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ली साइन 75 की वैल्यू, तो एक और बात ध्यान रखिएगा, साइन 75 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछता हूं तो अब की बार जो है, मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी एंगल का नाम लेते हैं यहां पर, तो वो एंगल बेस का एंगल कंसीडर किया जाता है। ठीक है। तो अब की बार जो परपेंडिकुलर है वो 75 के, जैसे हमने साइन 15 की बात की तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ऐसा हुआ ना, तो 15 के सामने परपेंडिकुलर आया और 15 जिस साइड पर बना है वो बेस आया, तो एग्जैक्टली ऐसा ही यहां पर होगा। अगर साइन 75 में पूछता हूं तो इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाएगा। तो साइन 75 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अब की बार √3 + 1 है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 2√2 है। और आपको हर एक बार ये ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको लगेगा कि फिर तो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा और इसे रोटेट करूंगा, नहीं। जब साइन 15 की बात हो रही है
साइन 75 की बात हो रही है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला होता है, तो 75 के सामने तो बड़ी वाली चीज़ ही होगी, √3 + 1 ही होगी, √3 - 1 थोड़ी होगी। क्लियर है? इतना थोड़ा सा तो अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता लग गए। लेकिन अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर है क्या कि जब मैंने आपसे पूछा कि भाई साइन 15 कितना है, तो हमें पता लगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि √3 - 1 अपॉन 2√2। तो इसको और सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी फॉर्म में ठीक है, एग्जामिनर इसी फॉर्म में मोस्टली इसको यूज़ करेगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होएगा ये। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि भाई tan 15 कितना है, तो tan 15 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है √3 - 1, और बेस कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस है √3 + 1। तो ये सोल्व हो सकता है, इसको रेशनलाइज किया जा सकता है इजीली। ठीक है, √3 - 1 से मल्टीप्लाई करके इसको अगर रेशनलाइज करना है, तो इसको जब आप रेशनलाइज करोगे तो ऊपर √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 - 2 √3। ठीक है, और नीचे आ जाएगा जी 2, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 2 - √3। ठीक है, ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, 2 - √3। तो ये जो चीज है ये मेरे को याद है, और आप अगर इसको याद कर लोगे तो बढ़िया है। ठीक है, tan 15 is 2 - √3 and tan 75 is equal to 2 + √3। ठीक है, tan 75 क्या होता है, tan 75 होता है, देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन बता देता हूँ। tan 75 जो है वो क्या है, tan 75 हो जाएगा जी tan 90 - 15 है, और tan 90 - 15 क्या हो जाएगा, cot 15। क्लियर है, tan 90 - थीटा इज cot थीटा। तो देखो जो tan 75 है वो cot 15 के बराबर है, और cot 15 क्या होता है, cot 15 होता है 1/tan 15। तो tan 15 और tan 75 ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल। क्लियर है, यानी कि tan 15 अगर 2 - √3 है, तो tan 75 1/2 - √3 है। तो इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे तो ये 2 + √3 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। रैशनलाइजिंग की प्रोसेस आपके दिमाग में फास्ट होनी चाहिए, अलजेब्रा देखने के बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए, सर्ट्स एंड इंडिसेस एंड अलजेब्रा देखने के बाद। तो tan 75 है 2 + √3, और यहाँ पर अब देखो जब आपने tan 15 डिग्री 2 - √3 लिया है, उसको सोल्व करने के बाद तो tan 15 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया 2 - √3, बेस हो गया 1। ठीक है भाई, तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको गलती से बनानी भी पड़े इस केस में, तो परपेंडिकुलर 2 - √3 बेस 1 बनेगा, और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज देखो ये सिचुएशन आई कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज ये बिना वजह आपके सिस्टम को कॉम्प्लेक्स ही करेगी। चलो उस चीज़ को छोड़ो, फिर ये कैसे आई है, मतलब इन सारे को √3 - 1 से डिवाइड करना था तो ये आ जाती। आप क्या करो, आप सिर्फ इतना याद कर लो कि tan 15 डिग्री ये है, ये कैसे आया है उस चीज़ को सोल्व करके आया है, tan 75 ये है, और एक्चुअल में जो हमारी ट्रायंगल है वो ये है। इस ट्रायंगल से आप किसी भी दिन tan 15 tan 75 निकाल सकते हो अगर भूल गए तो। ये ट्रायंगल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो अब इस ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिर्फ इस ट्रायंगल को दिमाग में रखिएगा। A ladder is placed against a wall such that it just reaches the top of the wall। तो एक वॉल है हमारे पास, और एक लैडर को ऐसे रखा गया है जैसे वॉल के टॉप तक पहुंचे बस। द फुट ऑफ द लैडर इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। जो लैडर का फुट है वो दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द वॉल फ्रॉम द बेस ऑफ द लैडर। लैडर के बेस से जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 15 डिग्री है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, तो लैडर की लेंथ कितनी है। तो देखो मेरे भाई, अब आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लग गया कि 15 डिग्री वाला क्वेश्चन है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको मैंने बता रखा है जब भी 15 डिग्री का एंगल बने, 15 डिग्री के सामने वाली साइड होती है √3 - 1, और यहाँ पर 75 डिग्री बनेगा, 75 डिग्री के सामने वाली साइड होती है √3 + 1, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है 2√2। क्लियर है।
अब देखो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की लेंथ कितनी है। तो लैडर की लेंथ को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाली साइड रिप्रेजेंट करती है AC। लैडर ऐसे ही तिरछी लगी है ना दीवार पर AC। तो एग्जामिनर ने आपको क्या बताया है, एग्जामिनर ने बताया है कि √3+1 को अगर 6 रिप्रेजेंट करता है तो 2√2 को क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगा दो कि भाई √3+1 यूनिट की जगह है 6, तो एक यूनिट की जगह, एक की जगह क्या हो जाएगा 6/√3+1, और 2√2 की जगह क्या हो जाएगा इंटू 2√2, बस एज सिंपल एज दैट। तो इसको रेशनलाइज करना है तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा √3 - 1 और नीचे 2 छोड़ के जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, रैशनलाइजेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर हमारे पास है 6√2, तो 6√2 इंटू √3 ये हो गया 6√6 माइनस 6√2, तो ये कहाँ पर है भाई, ये अपना है ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, तो जो आपकी बेसिक कैलकुलेशन है रैशनलाइजेशन वगैरह, देखो वो मेरी काफ़ी फास्ट है, समझाते हुए उतनी मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज मेन पर्पज समझाना होता है, तो वो आपकी फास्ट होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस से फास्ट होएगी, और मेंटली चीज़ों को करोगे तो फास्ट होएगी। तो बेसिक 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, प्रैक्टिस, और सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होती अगर हर एक चीज़ लिख के करोगे तो, और मेंटली चीज़ों को करना। मेंटली करने में अनकंफर्टेबल होते हैं लेकिन उनको करना। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट आर सिचुएटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ए रोडवे। तो देखो 2 पिलर हैं इक्वल हाइट के, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक रोड के दोनों साइड पर ये सिचुएटेड हैं, स्थित हैं, तो ये मैंने बीच में रोड बना दिया। ठीक है, और रोड की लंबाई है भाई 200√3, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, क्लियर है। एट ए पॉइंट ऑन द रोड वे बिटवीन द 2 पिलर्स द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स। तो बीच में कोई पॉइंट है, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक तो है जी 45 डिग्री, ठीक है, एंड 75 और 75। तो जैसे ही आपने 75 देखा, 15 डिग्री देखा, तो आपको पता चल गया कि भाई अच्छा वो वाली ट्रायंगल यूज हो रही है, तो फिर मैं इसी ट्रायंगल से अपना काम स्टार्ट करता हूँ। फिर उस केस में जब ये 1575 वाली स्टार्ट हो तो मैक्सिमम केसेस में मैं इसी से अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो एक बार मैं इनका नाम रख देता हूँ ABCDE। तो अब देखो फाइंड देयर हाइट, तो हमें इनकी हाइट बतानी है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 75 डिग्री के सामने वाली साइड अगर √3+1 इतने यूनिट होगी, अगर ये इतने यूनिट होगी, तो 15 डिग्री के सामने वाली साइड इस ट्रायंगल के अंदर वो होगी जी √3 - 1 यूनिट। क्लियर है। अब देखो ये जो पोल है अपना, ये जो पिलर है एग्जैक्टली इसी हाइट का पिलर सामने वाला है, उसने क्या बताया था दोनों पिलर सेम हाइट के, तो अगर इसकी हाइट √3+1 है तो इसकी हाइट भी √3+1 होगी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब एक बार इसको हटाओ, अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, 45 डिग्री ये है तो ये भी 45 डिग्री होएगा, 45 के सामने √3+1 यूनिट है तो इस 45 के सामने भी √3+1 यूनिट होएगा। ठीक है, तो हमें BC की लेंथ पता लग गई √3+1, और हमें CD की लेंथ पता चल गई √3 - 1। ठीक है, तो दोनों की लेंथ कितनी होगी भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो, इन दोनों को जोड़ोगे तो +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 2√3। तो 2√3 जो इन दोनों की लेंथ है, जो कि रेशियो के अकॉर्डिंग है, हम रेशियो में डील कर रहे हैं, जो कि रेशियो के अकॉर्डिंग है, तो 2√3 की जगह पर एक्चुअल में 200√3 है। कितने गुना है भाई, 100 गुना है, एक्चुअल चीजें 100 गुना है। तो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है फाइंड देयर हाइट, कि उनकी हाइट कितनी है, तो हाइट है √3+1। तो भाई एक्चुअल में चीजें 100 गुना है तो √3+1 की 100 गुना होंगी, तो 100 इंटू √3+1, यानी कि यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो देखो कितनी कैलकुलेशन है यहाँ पर। एग्जामिनर ने हालांकि हमें 1075 की वैल्यू बताई है, और एक बात बता देता हूँ, 1075 के वे से करोगे तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, करके देख लो चाहे, तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हमें ये बेसिक ट्रायंगल याद होनी चाहिए, √3 - 1, √3+1 और 2√2 की। और हाँ, उसके अलावा tan 15 का दैट इज 2 - √3, और tan 75 का, इनकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए 2 + √3। तो फिर cot 15 क्या हो जाएगा, cot 15 ये भाई tan 15 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2 + √3, और cot 75 क्या हो जाएगा, वो 2 - √3 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें फिर, तो लो भाई इसको चक दो जरा। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भाई 2-3 बार कर चुके हैं इससे पहले, ये वाला क्वेश्चन। तो अब देखो, ए हेलीकॉप्टर इज इन ए स्टेशनरी पोजीशन एट ए सर्टेन हाइट ओवर द लेक। तो एक लेक है, उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर है जो स्टेशनरी पोजीशन में वहीं पर रुका हुआ है।
एट ए पॉइंट 200 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक, लेक के सरफेस से 200 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। एट द सेम टाइम द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, जो इसकी रिफ्लेक्शन है नीचे पानी में, ठीक है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, वहीं से वो 75 डिग्री है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर की हाइट हमने बतानी है, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। तो ये जो लेक का सरफेस है यहां से इसकी कितनी हाइट है। तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया पहले भी क्वेश्चंस के अंदर कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बेसिक चीज यूज हो रही है, बेसिक नॉलेज यूज हो रही है, उसके अलावा एक और चीज यूज हो रही है बस सिंपल सी, कि लेक के सरफेस से हेलीकॉप्टर की जितनी हाइट है एग्जैक्टली उतनी ही डेप्थ इसकी परछाई की होगी। बस ये चीज हम यूज कर रहे हैं, इसको आप किसी भी वे में यूज कर लो, इस नॉलेज को कैसे भी इसके अंदर ठूस लो, क्वेश्चन के अंदर अपना सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस लाइन को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और मैं इन सब का नाम रख देता हूं। क्लियर है भाई। तो चलो अब करना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले मैं 75 वाले से स्टार्ट करता हूं, बिकॉज इसकी जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स √3 - 1 √3 + 1 है, इसलिए इनकी वैल्यूज को मैं लेता हूं ताकि दूसरी ट्रायंगल में भी ये अपने हो जाएं। हमारे सामने यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ये 45 वाली और एक ये 75 वाली, ठीक है। तो 75 वाली में अगर 75 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ में मान लूँ, देखो यहाँ पर √3 + 1 यहां से लेकर यहां तक इतने यूनिट, तो ये जो 15 डिग्री है इसके सामने वाली जो साइड हो जाएगी उसकी लेंथ हो जाएगी √3 - 1 यूनिट। और ये सिर्फ रेशियो, सिर्फ यूनिट्स में मान रहे हैं, एक्चुअल जो लेंथ है वो ये नहीं है। अब आप दूसरी ट्रायंगल के अंदर आ जाओ कि ये जो 45 डिग्री वाली ट्रायंगल है, यहां पर भी 45 है, यहां पर भी 45 है। अगर 45 के सामने √3 - 1 है तो इस 45 के सामने भी √3 - 1 होगी लेंथ, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहां पर उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि हेलीकॉप्टर की जितनी भी ऊंचाई है उतनी ही डेप्थ में हेलीकॉप्टर की परछाई होगी। बस इसी नॉलेज को मैं यूज कर रहा हूं। तो हेलीकॉप्टर और उसके परछाई के बीच में कितना डिस्टेंस है, यहां पर देखो जरा, यहां से लेकर यहां तक √3 - 1 यूनिट और यहां से लेकर यहां तक √3 + 1 यूनिट। तो इन दोनों हाइट को जोड़ दूं यहां से लेकर यहां तक, तो हेलीकॉप्टर और उसकी परछाई के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा पूरा। तो वो हो गया √3 - 1 + √3 + 1, -1 से +1 गया तो ये आ गया 2√3 यूनिट। तो 2√3 यूनिट डिस्टेंस है हेलीकॉप्टर और उसकी परछाई के बीच में, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर और उसकी परछाई के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं हाफ करता हूं तो हेलीकॉप्टर की हाइट आ जाएगी। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आ गई जी हेलीकॉप्टर की हाइट। अब देखो हेलीकॉप्टर की जो हाइट है उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको कैसे, ये जो डिस्टेंस है, दूसरा रंग ले लेते हैं भाई, ये जो डिस्टेंस है ये √3 - 1 है और यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये देखो ये 200 है, ये 200 है यहां से यहां तक का। तो इसकी हाइट को मैं √3 - 1 + 200 ऐसे भी लिख सकता हूं, √3 - 1 यूनिट। वैसे ये जो √3 - 1 है इसको मैंने √3 - 1 × h ऐसे कुछ करना पड़ेगा, क्यों, देखो ये √3 - 1 ये जस्ट रेशियो की चीज है और ये एक्चुअल लेंथ है, तो इनको ऐसे नहीं जोड़ सकते, ऐसे मत कर देना भाई, √3 - 1 + 200 √3 + 199। ये √3 - 1 जो है वो अलग यूनिट है, डॉलर के अंदर रुपए नहीं जोड़ सकते कि भाई $100 + 50 रुपए = 150 रुपए, ऐसे नहीं कर सकते, ये पता है ना। तो ये रेशियो की चीज है, ये एक्चुअल लेंथ है, तो इनको डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। तो इसको मैंने × h मान लिया, यहां पर भी × h मान लिया, जो हेलीकॉप्टर की हाइट है 2√3/2h ऐसे h के टर्म्स में। अब देखो अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो 2 से 2 गया, अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया √3h - h, थोड़ा अच्छा लिखते हैं इसको, तो यहां पर हो गया √3h - h + 200 और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो गया √3h। तो देखो √3h से √3h गया तो h इस साइड आ जाएगा, तो h = 200 और भाग के 200 पर टिक नहीं करना है हमने, ठीक है। ऐसे केसेस में हमने देखना है कि हमने निकालना क्या, हमने निकालनी है हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर की जो हाइट है वो h = 200 के बराबर नहीं है, ठीक है। यहां पर ये जो चीज है ये हमने √3 - 1 × h सपोज कर रखी है, तो यहां पर हमारे पास h की वैल्यू आई है,
और हमने ये पूरी चीज निकालनी है, पूरी, ये पूरी। तो इस पूरी चीज की वैल्यू क्या है, √3 - 1 इंटू एच प्लस 200, और h की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 200। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200√3 - 200 प्लस 200। तो 200 से 200 गया, तो जो चीज हमने निकालनी है उसकी वैल्यू है 200√3। तो यहां पर आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्लियर है। या फिर एक और वे से कर सकते थे, जो हेलीकॉप्टर की हाइट है वो ये भी है, ये भी हेलीकॉप्टर की हाइट थी ना, राइट हैंड साइड वाली भी और लेफ्ट हैंड साइड वाली भी। तो यहां पर अगर एच की वैल्यू पुट करते 200, तो ये 200√3 हो जाता। तो फिर वहां से भी सीधा आंसर आ जाता बिना कुछ खास कैलकुलेशन किए। तो ठीक है मेरे भाई, जो हमने क्लाउड वाले क्वेश्चन किए हैं एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है, बस जो एंगल है वो भाई नॉर्मल एंगल की जगह 75 का आ गया, और कोई खास बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन बताओ जरा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 points A and B lying on the ground in the same line along the base of the tower respectively यार 15 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो देखो ध्यान से इस चीज को देखिएगा, मैं चाहता हूं कि अगर आपने इसको नहीं निकाला है या फिर कैलकुलेटिव वे से निकाला है तो एक बार फिर से करो। मैंने आपको एक बात बताई थी पहले, उस चीज को यूज करना है यहाँ पर। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट से उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मैंने एक ऐसे काम की बात बताई थी जो यहाँ पर बड़े जबरदस्त तरीके से यूज होगी, और ये विद इन सेकेंड का क्वेश्चन है फिर। तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है भाई ए और बी, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इन दोनों पॉइंट से वो है 15 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, ये अपना 90 डिग्री का है, और ये मैंने मान लिया सी और डी। तो आपको ध्यान है, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि एक टावर है, उसका एक पॉइंट से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, और टावर से 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो हो गया 2 थीटा। उस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ये वाला एंगल जब भी डबल हो जाता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों के सम के बराबर होता है। अगर ये 2 थीटा है, ये जो 2 थीटा है ट्रायंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो 2 थीटा ये इस थीटा और यहां पर जो एंगल है इन दोनों के सम के बराबर है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, और मैंने क्या बताया था कि कई बार एग्जामिनर ऐसी सिचुएशन देता है कि यहाँ का एंगल जो है इससे डबल इस एंगल को देता है, 2 गुना। तो उस केस में आप इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हो अगर आपका माइंड थोड़ा सा भी अलर्ट है तो, है ना। तो वो कैसे कैसे एंगल दे देता है, वो आपको ऐसे एंगल दे देता है कि इसको 30 दे दिया, इसको 60 दे दिया, तो आप फायदा उठा पाओगे। तो यहाँ पर उसने इसको 15 डिग्री दे दिया, इसको 30 डिग्री दे दिया, तो देखो यहाँ पर फिर 15 डिग्री वाली नॉलेज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लगा सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब आप जब देखोगे कि भाई ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, तो ये वाला जो एंगल है, ये जो 30 डिग्री का है, ये इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होएगा, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल अगर 15 का है तो ये वाला एंगल भी 15 का होएगा। और उससे हमें क्या पता चल जाता है कि दोनों ये जो है आइसोस्केलस ट्रायंगल है और दोनों साइड्स बराबर हैं, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो यहां पर उसने एग्जामिनर ने क्या बताया था कि ए बी इज 48, तो ए बी जो है वो 48 है, तो ये भी 48 हो जाएगा। और जब ये हमें 48 पता लग गया तो देखो खेल ही खत्म हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके एंगल्स 30, 60 और 90 हैं, उसकी एक साइड आपको पता चल गई, फिर तो तीनों पता चल गई। 90 के सामने अगर 48 है तो 30 के सामने क्या होगा, तो भाई 30 के सामने हो जाएगा अपना 48 का आधा, 90 के सामने डबल होता है 24। और उसने पूछा क्या है, देन द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट 24 है, तो आंसर इस भी। तो देखो यहाँ पर tan 15 sin 15 उसकी यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ पर एक और मैं आपको फिर बताऊं क्वेश्चन, देखो अगर यहीं पर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं, अब देखना ध्यान से कि भाई ये वाला एंगल जो है ये 22.5 डिग्री का है और ये वाला एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है। और इस केस में ये जो सी डी है, ये सी डी है मेरे भाई 30, तो फाइंड दी हाइट ऑफ ए बी। तो देखो फिर आपको लगेगा कि भाई हमें तो 22 डिग्री वाली वैल्यूज भी याद रखनी पड़ेंगी, है ना, 22 डिग्री वाली, लेकिन नहीं याद रखनी पड़ेंगी अगर आपको ये सिचुएशन याद है। कल को एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन दे दे, हालांकि अब तक उसने दिया नहीं है, लेकिन मैं इसी सिचुएशन के ऊपर बेस्ड एक लॉजिकल चीज आपको बता रहा हूँ, आउट ऑफ फ्लेवर चीज नहीं बता रहा, इसको आउट ऑफ फ्लेवर नहीं कह सकते, लॉजिकल चीज है, ठीक है। तो देखो फिर उस केस में आप क्या करोगे, वही करोगे कि भाई ये वाला जो एंगल है ये भी 22.5 का हो जाएगा, है ना।
तो ये नॉलेज तो अपनी आउट ऑफ फ्लेवर नहीं है ना, कि भाई एक्सटीरियर एंगल है 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो ये आउट ऑफ फ्लेवर नहीं है इक्वेशन। तो और अब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गई अगर 2 एंगल्स इक्वल हो गए, ये भी आउट ऑफ फ्लेवर कंसेप्ट नहीं है। और अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, और 90 के सामने अगर 30 है तो 45 के सामने क्या होगा, √2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा जी 15√2। तो आउट ऑफ फ्लेवर तो कोई कंसेप्ट यूज हुआ ही नहीं। तो समझ में आ गई बात, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आगे से। क्लियर है? तो भाई अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अब आप क्या करो, एक बार फिर से अपनी पीडीएफ के थ्रू इन चीज़ों को रिवाइज करके जो भी इस कंसेप्ट लेक्चर में बताई है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को देना अच्छे से, और कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन आप कर लो, थोड़ा टाइम लगा कर लो, आज नहीं हो तो अगले दिन कर लो, ठीक है। और कम से कम सॉल्यूशंस आप वहां पर देखो।